हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मार्केटिंग ज्ञानोलॉजी में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी का एनालिसिस करके बता रहा हूँ जो बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है और ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है। दोस्तों, आज की स्थिति में यदि हम देखें तो कई ऐसे शेयर्स हैं मार्केट में जिनमें आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जिस शेयर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसमें भी अभी कल और मतलब अभी 2-3 दिन पहले तक आप देखेंगे तो इसमें अपर सर्किट लग रहे थे। ऐसी कई कंपनियां अभी मार्केट में मौजूद हैं जिनमें अपर सर्किट लग रहे हैं, लेकिन उनके फंडामेंटल्स काफ़ी वीक हैं। तो दोस्तों, बेसिकली ये जो है ये हो रहा है इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स की वजह से। बहुत सारी न्यूज़ मार्केट में फ्लो हो रही हैं, उनमें से कुछ सच भी हैं, कुछ अफवाह हैं, लेकिन उनकी वजह से जो उन न्यूज़ की वजह से जो है इन्वेस्टर्स के और ट्रेडर्स के जो हैं सेंटिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लक्चुएट होते हैं, और जिसकी वजह से हमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है मार्केट में। लेकिन यदि हम देखें तो द बेस थिंग इज़ फंडामेंटल्स। यदि फंडामेंटल्स किसी भी कंपनी के वीक हैं तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित नहीं हो सकता है जब तक उसमें कोई हम एक अच्छा फंडामेंटल चेंज नहीं देखें। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको एक सिंपली उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए अभी आप देखिए आइनॉक्स या पीवीआर, इनके जो बिजनेसेस हैं वो कम्प्लीटली अभी रन नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह बंद है। उसके बावजूद आप इन शेयर्स के भी जो प्राइसेस हैं उनमें आप अभी बढ़ोतरी देख रहे हैं। तो ये जो है ये जस्ट बिकॉज ऑफ सेंटिमेंट ऑफ द इन्वेस्टर्स मार्केट उठ रहा है और उनके भी शेयर्स प्राइस में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये जो बढ़ोतरी है दोस्तों, ये कभी भी यानी स्टेबल नहीं रह सकती। ये डेफिनेटली फंडामेंटल को कभी ना कभी ये फंडामेंटल्स के करीब आएगी, फंडामेंटल्स को टच करने की कोशिश करेगी, और अगर ऐसा हुआ तो मार्केट हमें नीचे को देखने को मिल सकता है, जैसा कि काफ़ी एनालिस्ट आपको ऑलरेडी बता रहे हैं। और ये संभावनाएं भी बताई जा रही हैं कि निफ्टी का जो मार्केट है वो हमें आगे आने वाले समय में डाउन देखने को मिल सकता है। वेल दोस्तों, ये रही एक नॉर्मल एक छोटी सी एडवाइस आप लोगों के लिए। हम अब एनालिसिस करते हैं एक ऐसे शेयर के विषय में जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता है और एक पीएसयू सेक्टर है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन ओवरसीज़ बैंक की। आज इसका जो प्राइस है वो 12 रुपये 20 पैसे हमें देखने को मिल रहा है। 60 पैसे की गिरावट आई आज मार्केट में, हमें हल्की सी गिरावट जो है वो देखने को मिली, जिससे सारे शेयर प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। -4.69% की यहाँ गिरावट आई। यदि आप देखेंगे तो इस शेयर में जो इस शेयर का जो ट्रेडेड वॉल्यूम है वो है 1,13,94,120। काफ़ी बड़ी तादाद में इसमें ट्रेडिंग हो रही है। यदि इसका हम हाईएस्ट पॉइंट देखें 52 वीक हाई प्राइस तो वो 29 जून 2020 था, जबकि 52 वीक लो प्राइस अगर हम देखें तो 6.05 रुपीज़ जो है इसका जो है हम देख सकते हैं एज ऑन 19 मार्च 2020 था। मतलब 6 रुपये का जो शेयर है इसने अगर आप देखें तो 19 मार्च के बाद जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया होगा वो जो है लगभग यहाँ पर 2 गुना रिटर्न या उससे भी ज़्यादा का रिटर्न उसे मिला होगा। अब दोस्तों, कंपनी की यदि फंडामेंटल्स की बात करें तो दोज आर नॉट वेरी मच अट्रैक्टिव। मेरा इस पर्टिकुलर एनालिसिस में आपको यही केवल दिखाने का और बताने का एक्चुअली मोटो है कि आप देखिए कि फंडामेंटल्स कई बार मैच नहीं कर रहे हैं, बट उसके बावजूद जो है कंपनी में हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें बढ़ोतरी, कंपनी के शेयर प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहाँ देखिए आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6,07,549 लाख रुपए की यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली का लॉस देखने को मिला है एज ऑन 31 दिसंबर 2019। वहीं 30 सितंबर 2019 ये 2,25,364 लाख रुपए का जो है इसमें हमें लॉस कंपनी शो कर रही है। वहीं बात करें अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स ग्रुप के पास जो है 95.84% की शेयर होल्डिंग है एज ऑन 27 फरवरी 2020। वहीं 31 मार्च 2020 को जो है 95.84, मतलब कोई भी हमें यहाँ पर चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं शेयर होल्डिंग में। पब्लिक के पास मात्र 4.16% की शेयर होल्डिंग है एज ऑन 27 फरवरी 2020। वहीं 31 मार्च 2020 को 4.16% की ही
शेयर होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो यहाँ पर हमें कोई भी अंतर नहीं देखना मिल रहा है। हालांकि प्रमोटर्स होल्डिंग एक पॉजिटिव पॉइंट है, मोर देन 50%, और अगर 95.84% जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास ही है, इसका मतलब प्रमोटर्स को पूरा फेथ है। दूसरा प्लस पॉइंट हमें यहाँ देखने को ये मिल रहा है दोस्तों कि ये जो है इसमें कोई भी शेयर जो है वो प्लेज नहीं है। और भी ज़्यादा जानकारी इसके बारे में हम लेते हैं दोस्तों। अगर हम एनालिसिस करें तो इसमें देखिए बताया है कि ये जो कंपनी है या ये जो बैंक है ये बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, और ये ट्रेजरी, कोऑपरेटिव, होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग और अदर बैंकिंग ऑपरेशन जो है वो नॉर्मल बिजनेस आवर्स में अपना करती है। अगर आप देखें तो ये जो है ये बैंकिंग बिजनेस डोमेस्टिक डिपॉजिट्स, डोमेस्टिक एडवांसेस, फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस, इन्वेस्टर्स, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इंक्लूडिंग मुद्रा लोन स्कीम्स, रिटेल बैंकिंग इंक्लूडिंग आरोग्य, महिला सेविंग्स बैंक अकाउंट, मिड कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर क्रेडिट पोर्टफोलियो लोन्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लोन टू नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स एंड माइक्रो फाइनेंस बिजनेसेस में इन्वॉल्व है। और ये प्योरली जो अदर बैंक्स जिस तरीके से बैंकिंग करते हैं, जो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, रिटेल लोन्स और मॉर्गेज जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है और डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करती है। कैपिटल साइज़ की अगर हम बात करें तो 21,039 करोड़ का कैपिटल है। वहीं बुक वैल्यू उसकी मात्र 9 रुपीज़ 95 पैसे दिख रही है। यहाँ पर अगर हम देखें ROCE काफ़ी कम है, 2.64% है। EPS आप देखें यहाँ -8.61% है। करंट प्राइस शेयर का जो है 12.80 चल रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर डिविडेंड, कोई भी डिविडेंड ये कंपनी नहीं दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का जो है वो है -25.23%। चेंज इन प्रमोटर्स होल्डिंग यदि हम देखें तो 1.28% की जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो बढ़ी है। प्रमोटर होल्डिंग 95.84% है। अनप्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग पूरी की पूरी 95.84% है, क्योंकि कोई भी शेयर जो है यहाँ प्लेज नहीं है। अब दोस्तों बात करें अगर हम सेल्स ग्रोथ की, तो सेल्स ग्रोथ फॉर लास्ट 5 ईयर्स जो है -4.91% दिख रही है। सेल्स ग्रोथ अगर हम फॉर लास्ट 3 ईयर्स देखें तो -9.16% है। सेल्स ग्रोथ फॉर लास्ट 7 ईयर्स देखें तो -0.21% हमें देखने को मिल रही है। फॉर लास्ट 3 ईयर्स जो इसका प्रॉफिट ग्रोथ है वो -10.77% है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर है -8,580.73 करोड़ देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों यदि हम देखें यहाँ पर फॉर द लॉन्ग रन ये जो बैंक है इट हैज़ नेवर गिवन द प्रॉफिट, मीन्स अगर आप देखें फॉर द आप कह सकते हैं इन शॉर्ट टर्म इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया होगा कस्टमर्स को। यहाँ पर जो है 190 रुपये तक यहाँ पर जो है प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। 201 रुपये 66 पैसे जो है 11 जनवरी 2008 को इसका प्राइस था। तो अगर आप देखें शॉर्ट टर्म में इस कंपनी ने उतार चढ़ाव की वजह से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ने सब पैसा कमाया होगा, बट फॉर द लॉन्ग रन ये कंपनी जो है उतना अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को नहीं दे पाई होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी कस्टमर ने यानी कि जो बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, यदि उनके लिए देखें तो ये कंपनी बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं रही होगी। आप देखें कंटिन्यूसली शेयर का जो प्राइस है वो हमें कम देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर हमें जो चार्ट है वो बेरिश ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रमोटर्स होल्डिंग हैज़ इंक्रीज्ड बाय 1.28% ओवर लास्ट क्वार्टर, मतलब एक ही पॉजिटिव पॉइंट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर्स होल्डिंग वैसे मैंने बताया आपको वो ऑलरेडी अच्छी है, और इसमें 1.28% का एनहेंसमेंट हुआ है जो कि एक अच्छी बात है। जब वहीं कॉन्स की बात करें तो मेरे सामने आप देखें 6 जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, काफ़ी ज़्यादा डेट होगा कंपनी के ऊपर। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर ग्रोथ ऑफ -4.91% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। तो लास्ट कुछ मतलब आप देखें लास्ट 5 ईयर से -4.91% की जो है ग्रोथ, मतलब लॉस आपको यहाँ देखने मिल रहा है। माइनस में है ये फिगर -4.91%। अगर आप देखें कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है दैट इज़ -31.27% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छी नहीं है। कंटिंजेंट लायबिलिटी आप देख सकते हैं 71,800.41 करोड़ यहाँ देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, ये हम देखेंगे अभी। बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा होंगी कंपनी की, डेट कंपनी के ऊपर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ रुपीज़ 3,359.68 करोड़। तो जो अर्निंग है इसका वो एक अदर
इनकम भी इंक्लूड करती हैं। वैसे तो दोस्तों कंपनी की इनकम होना और कंपनी में रेवेन्यू जनरेट होना दैट इज़ अ पॉजिटिव रिमार्क, बट इसे इसलिए इसमें रखा गया है बिकॉज जो कोर बिजनेस होता है कंपनी का, जैसे इसमें कोर बिजनेस है इस कंपनी का बैंकिंग, तो बैंकिंग से वो पैसा ना आकर किसी और बिजनेस से वो पैसा आया है या किसी जो सेकेंडरी बिजनेस होता है उससे आया है। तो कई बार ऐसी इनकम जो होती हैं वो मतलब स्टेबल नहीं मानी जाती हैं और उन्हें यहाँ पर कॉन्स में रखा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फंडामेंटल्स इसके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हैं। इनफैक्ट मैं कहूँ तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में है। अगर आप रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू कंपनी का जो है ऑलमोस्ट स्टेबल है। आपको देखिए, आप जून 2017 से अगर क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे होंगे तो हर बार एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। 4000 से इधर उधर नहीं हुआ है, थोड़ा कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन 4000 से 3000 नहीं है, ना ही वो 5000 तक पहुँचा, 5000 करोड़ तक पहुँचा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम अगर FY 2019-2020 की बात करें तो जून 2019 में 4336 करोड़ रुपीस का जो है यहाँ ग्रोथ देखने को रेवेन्यू देखने को मिला। सितंबर 2019 को यहाँ पर 4276 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू, दिसंबर 2019 को 4352 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू है। वहीं मार्च 2020 को 4442 करोड़ रुपीस की यहाँ पर हमें रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं हम इसमें इंटरेस्ट विच इज़ बीइंग पेड बाय द कंपनी। तो यहाँ पर आप देखें कंपनी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंटरेस्ट जो है वो पे कर रही है बोरोइंग्स की वजह से। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, दिस इज़ अ माइनस पॉइंट एक्चुअली, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा एक्सपेंस है, जिसकी वजह से जो है कंपनी, आप सोचिए 2910 करोड़ रुपीस की जो है खाली इंटरेस्ट जो है वो पे हो रही है। इस वजह से आप यहाँ पर देखें जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है दैट इज़ नॉट इन पॉजिटिव, है ना। सो फार इफ यू विल सी, सो इट विल इम्पैक्ट टू द नेट प्रॉफिट एज वेल, दैट इज़ 144 करोड़ रुपीज़ ओनली। अगर ये जो इंटरेस्ट रेशियो है ये नहीं होता तो शायद और भी ज़्यादा नेट प्रॉफिट यहाँ हो सकता था। EPS आप देखें, जैसा कि मैंने बताया, EPS इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव पॉइंट। कंटिन्यूसली यहाँ पर EPS जो है वो हमें कम देखने को मिल रहा है, माइनस में ही इनफैक्ट देखने को मिल रहा है। हमें केवल 0.06% जो है ये मार्च 2020 में EPS देखने को मिल रहा है। NPA अगर आप बात करें तो दिस इज़ अ क्वाइट पॉजिटिव पॉइंट कि क्वार्टरली बेस पे अगर हम देखें यहाँ पर तो NPA में हमें कटौती देखने को मिल रही है, जो कि एक बैंक की बैलेंस शीट के लिए काफ़ी अच्छा है। जितने कम NPA, दोस्तों NPA इज़ अ नॉन परफॉर्मेंस एसेट। ज़्यादातर जो लोन्स होते हैं एक निर्धारित समय के बाद उन्हें NPA घोषित कर दिया जाता है कि वो जो कस्टमर्स हैं वो पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको जो है एक नॉन परफॉर्मेंस एसेट, मतलब जो ख़राब हो चुके होते हैं लोन, उस कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर अगर हम देखें YoY परफॉर्मेंस, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यू हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अगर हम बात करें मार्च 2015 तक, यहाँ पर देखिए आप कंटिन्यू यहाँ पर जो है प्रॉफिट शुरू से लेकर के मार्च 2015 तक बढ़ा है और 23,938 करोड़ रुपीज़ तक यहाँ पहुँचा है। लेकिन उसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमें कंटिन्यू गिरते हुए देखने को मिल रहा है और मार्च 2019 में 17,631 करोड़ रुपीज़ तक ही रहा है। ट्रेलिंग 12 मंथ का 17,406 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर हमें रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। बात करें हम इंटरेस्ट की, यहाँ पर अगर दोस्तों यहाँ पर देखें तो कंपनी का जो है इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ता हुआ हमें कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। मार्च 2015 तक हमें जो इंटरेस्ट है वो हमें बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पर 18,554 करोड़ रुपीज़। लेकिन उसके बाद जो है कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो हमें कम होता हुआ यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कंपनी के एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट वगैरह में जो है वो ज़्यादा होने की वजह से, उसमें ज़्यादा एक्सपेंस होने की वजह से आप देखें कंपनी कंटिन्यूसली यहाँ पर माइनस जो है माइनस में ही प्रॉफिट, फाइनेंशियल प्रॉफिट दिखा रही है। हालांकि 2008, 2009, 2010 और 2011 में यहाँ पॉजिटिव में हमें देखने को मिल रहा है प्रॉफिट, लेकिन मार्च 2012 के बाद कंटिन्यूसली हमें माइनस में ही फाइनेंशियल प्रॉफिट यहाँ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो नेट प्रॉफिट भी हमें यहाँ पर जो है कंपनी का मार्च 2014 तक हमें कंटिन्यूसली यहाँ पर
पॉजिटिव ही नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, लेकिन मार्च 2015 के बाद ये जो है कंपनी में डायरेक्टली आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, यानी लॉस ही यहाँ कंपनी ने बुक किया है और लॉस बढ़ता ही जा रहा है। ईपीएस की बात करें, ईपीएस अगर आप देखें तो मार्च 2011 में 16.52, मार्च 2012 में 12.45 और मार्च 2013 में 5.81 और मार्च 2014 में 4.71। उसके बाद कंटिन्यूसली ज़ीरो और ट्रेलिंग 12 मंथ का तो -8.61 यहाँ हमें ईपीएस देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा फिगर नहीं है। दोस्तों डिविडेंड पे आउट की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर जो है मार्च 2014 तक डिविडेंड पे आउट मेंटेन रखा, लेकिन उसके बाद कंपनी का जो पे आउट है वो नील हो गया, मतलब कंपनी का प्रॉफिट जनरेशन बंद हुआ। डिविडेंड, व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड वही है दोस्तों, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट अकर्ड बाय द कंपनी। अगर बाय द वे कंपनी को प्रॉफिट होता है तो ये जो है बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं, कंपनी डिसाइड करती है कि हाँ इसका कुछ पार्ट जो है शेयर होल्डर्स को भी दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिविडेंड। कुछ पार्ट वो डिविडेंड के रूप में बांटती है, तो ये जो है कंपनी दे नहीं रही है। अब जाहिर सी बात है अगर कंपनी लॉस में रहेगी तो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। अब शेयर कैपिटल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें काफ़ी मात्रा में डिल्यूजन देखने को मिला है शेयर कैपिटल का। हालांकि यहाँ पर जो है रिजर्व्स उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव है। अगर हम बात करें 14,935 करोड़ रुपीस का यहाँ पर रिजर्व मार्च 2014 को हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंटिन्यूसली रिजर्व्स में भी हमें कटौती देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। मार्च 2019 को जो रिजर्व्स है वो 7,218 करोड़ पर हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बोरोइंग्स की बात करें दोस्तों तो बोरोइंग्स आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा था कि वहाँ पर जो है कंपनी के द्वारा जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, जिसने हैविली नेट प्रॉफिट को इम्पैक्ट किया है। तो वो किस वजह से? बोरिंग्स ज़्यादा है कंपनी के ऊपर, तभी तो वो उसका इंटरेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पे कर रहे हैं। आप देखिए कंटिन्यूसली कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो बढ़ा है। मार्च 2008 में 90,679 करोड़ रुपीस की बोरोइंग्स थी। मार्च 2009 में अगर बात करें तो 1,10,610 करोड़ रुपीस की बोरोइंग्स थी। वहीं मार्च 2010 में 1,19,777 करोड़ रुपीस की यहाँ पर बोरोइंग्स थी, और वो बढ़ते बढ़ते यदि आप देखें तो मार्च 2019 में 2,28,680 करोड़ रुपीस की यहाँ पर हमें बोरोइंग्स देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट है, रिजर्व का कम होना, बोरोइंग्स का बहुत ज़्यादा होना। अगर आप देखें तो कंपनी का जो एनपीए है वो हालांकि कम हुआ है, बट अगर यहाँ पर हम देखें तो वो भी अभी एज़ कम्पेयर टू पीयर्स जो है काफ़ी कंपनीज से जो है वो अधिक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप देखें मतलब कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है कम्प्लीटली बेरिश होना, ये शो नहीं करता है कि मतलब ये जो कंपनी है हमें लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। फिर भी हमें मार्केट में इस कंपनी में एक रैली देखने को मिल रही है। काफ़ी इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा बनाया होगा, बट मैं इसमें रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसमें जो है पैसा हम इसमें इन्वेस्ट करें, और स्पेशली फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, हम हिस्ट्री को देख के ही इसमें जो है शेयर मार्केट में ज़्यादातर टाइम एस्टिमेट करते हैं कुछ भी कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होगा या नहीं, जब तक उसमें कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज ना है। तो अभी फ़िलहाल ऐसी कोई न्यूज़ नहीं हो। यहाँ पर जो है आप देखें रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पर कंटिन्यूसली हमें यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रही है ना। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें ज़रूर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है। एफआईएस की बात करें हम यहाँ पर, एफआईएस जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, उनने भी अपनी जो है शेयर होल्डिंग वो घटाई है। मतलब उनका भी जो फेथ है वो उतना ज़्यादा नहीं है, इस वजह से उनके जो है इन्वेस्टमेंट वो कम होते गए। आप डीआईएस की बात करो तो वो भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो भी कंटिन्यूसली हमें कम देखने को मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो एफआई और डीआई हैं दे विल नॉट मेक लॉस फॉर देयर ओन कंपनी, राइट। तो वो यहाँ पर हमें जैसा कि इसके फिगर्स और जिसके जैसा चार्ट पैटर्न दिख रहा है हमें, उस हिसाब से मतलब इट वुड नॉट बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों ये रहा एनालिसिस फॉर द इंडियन ओवरसीज बैंक।
मेरा कंसर्न केवल इतना है दोस्तों कि अक्सर मार्केट में जब न्यूज़ चलती है किसी भी कंपनी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसका जो है एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करूं। पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना, वो आपके हाथ में है, बिकॉज योर मनी एंड योर इन्वेस्टमेंट। बट मैं आपके सामने पूरे की पूरे जो एनालिसिस है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और जो आपको हो सकता है आपको निर्णय लेने में मदद करें। दोस्तों अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म में आप इसमें थोड़ा बहुत पैसा आप लगा के और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट करके आप शॉर्ट टर्म में पैसा गेन कर सकते थे। बट ऐसे शेयर्स जो होते हैं काफ़ी रिस्की होते हैं। पहला तो ये पेनी शेयर में मतलब आ गया था, अभी आप देखें 6 रुपीज़ का ये शेयर था, पेनी शेयर्स में आ गया था, तो वो वैसे ही रिस्की होते हैं। दूसरा, कंपनी के फंडामेंटल्स उतने ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, हालांकि मार्केट कैप इस कंपनी की काफ़ी बड़ी है और ये स्मॉल कैप कंपनी नहीं है। और दूसरी बात पीएसयू है। बट इन्वेस्टमेंट, गुड इन्वेस्टमेंट वही है जो अच्छा रिटर्न दे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी जो है बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपनी फंडामेंटल वीकनेस की वजह से साबित नहीं हुई। तो दोस्तों ये रहा एनालिसिस ऑफ इंडियन ओवरसीज़ बैंक। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे मार्केटिंग ज्ञानोलॉजी के फैमिली का हिस्सा बने।